आप सब लोग कोटा आए हैं हर्षवर्धन को छोड़ के। हर्षवर्धन के पास एक्सपीरियंस है और बहुत से बच्चे पहली बार आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये मेरा एक ओरिएंटेशन सेशन है जो मैं कोचिंग में 11th क्लास के बैचेस नए आते थे या 8th 9th 10th के बैचेस नए आते थे, तो जो जो चीज़ें मुझे बतानी होती थी, ठीक है, और जो आप लोगों के एलन के मैंने ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किए हैं और जो चीज़ लगी है मुझे, है ना, कि वो सब चीज़ें वहाँ पर बताई नहीं गई। सो सबसे पहले अपन एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ओरिएंटेशन सेशन की इंपॉर्टेंस। सो आप सब लोगों को मालूम है कि व्हाट इज 1 की पावर 365, क्या होता है 1, ठीक है ना। एंड इफ आई टेक 1.01 की पावर 365, नाउ 1.01 एंड 1 में डिफरेंस कितना सा है? इट्स जस्ट ए 0.01 विच इज जस्ट 1%, 1% ऑफ 1, है ना, compounding over a period of 365 days. Any guesses? Any guess? What could be the answer? $1.0365 और कोई wild guess? 20. Okay. The correct answer is 37.8. Can you see this difference? 1 की पावर 365 is just 1. 1.01 की पावर 365 is 37.8. The difference is 3600%. Now what does it mean? आप आए एक साल, जो आप करते हैं वही करते रहे, you will be remain what you were. And 1.01 is you just bring a 1% change on daily basis, and you could be 3600% better than what you were जब आप आए थे। तो कई बार होता है ना, हम लोग अरे यार यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने तो बहुत पहले पढ़ लिया, आरएमओ पढ़ लिया, ओलंपियाड पढ़ लिया, ये हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। यस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो बच्चा 9-10 में यहाँ से पढ़ रहा होगा उसके बाद बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बट स्टिल ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, ये सारे एडवांटेजेस को नल कर सकता है। द ओनली थिंग इज वी नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस। अच्छा, इसका एक और बड़ा नेगेटिव होता है 0.99 की पावर 365। दिस इज समथिंग ट्रेजिक, और 90% बच्चे कोटा में इसी साइकिल में जाते हैं। व्हाट इज 0.99 की पावर 365? अगेन व्हाट इज 0.99? 1 से सिर्फ 1% कम, एंड उसकी अगर कंपाउंडिंग करेंगे, एनी गेसेस व्हाट कुड बी द आंसर? 0 point something. So that's ठीक है ना। So this is 0.03. So that means आप जो आए थे और आप रोज 1% का डिग्रेडेशन होता जाए आप में, so at that 1 year you will be 0. So you know we call power of compounding as the 8th wonder of the world. पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादातर फाइनेंस में यूज करते हैं अपन, है ना। सिप करो, रोहित शर्मा का एडवर्टीजमेंट आता है ना कि करियर में, लाइफ में, स्पोर्ट्स में ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो सिप क्या है? इट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी तरह से एजुकेशन में भी हमारी जो स्किल्स है वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रोज 1% का इंप्रूवमेंट लाओगे, दिस इज कॉल्ड वर्चुअस साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल। सो आपको कौन से साइकिल में आना है, दैट विल डिसाइड द आउटकम। एंड अगेन कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपका कोई भी लेवल हो, आप 80% के स्टूडेंट हो, 90% के स्टूडेंट हो, 95% के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बोर्ड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, न जेई की तैयारी में, न नीट की तैयारी में फर्क पड़ता। आप अगले एक साल में क्या करने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी डिसाइड। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती कैसे? हाउ डज इट हैपन? उसके लिए 90-10 रूल है। व्हाट इज द 90-10 रूल? बहुत सिंपल सा रूल है। हम सब कोचिंग जाते हैं, ठीक है, कोचिंग से आने के बाद बहुत कम टाइम लगाना है, मुश्किल से 5 से 6 घंटे आप कोचिंग आते हैं, और कोचिंग से आने के बाद आपके पास जो प्रोडक्टिव आवर्स मिलते हैं वो 6 आवर्स ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। 6 घंटा कोचिंग और 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 12 घंटा। मतलब
उसकी ज़्यादा अटेम्प्ट भी करेंगे तो 2-4 दिन ही पढ़ पाएंगे, सर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे. नाउ हाउ टू मेक दो 6 आवर्स वेरी प्रोडक्टिव इज, अनफॉर्चुनेटली सुनते समय कर नहीं पाते. क्या करना है, जो 10% बच्चे ही कर रहे हैं जेई में या नीट में, आते ही सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करना है. सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करना है. उसके बाद जो सर ने जो होमवर्क दिया है उसको अटेम्प्ट करना है. अटेम्प्ट करना है, मैं नहीं कह रहा पूरा करना है, अटेम्प्ट करना है. आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. भले ही 5 आए 5 नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये नहीं होना चाहिए सर ने कुछ काम दिया, होमवर्क करा, पहला नहीं आया छोड़ दिया, दूसरा नहीं आया छोड़ दिया, और 2 करके छोड़ ही दिया, हमसे तो नहीं हो रहा छोड़ दिया. ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आपको नहीं भी आ रहे तब भी 10 तक पहुंचना है, अटेम्प्ट जरूर करके जाना है. बिकॉज अगले दिन क्लास में जब पढ़ाया जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा. और चीजें बहुत कनेक्टेड है, बहुत लिंक्स है, एंड दोज लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जैसे कल तुराने के पीछे पढ़ रहा था कि यार बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार बच्चा जो होता है ना कि किसी सब्जेक्ट का आपको लाइक करना डिसलाइक करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टेक ऑफ कैसा होता है. अगर आपका टेक ऑफ अच्छा हो गया सब्जेक्ट में, शुरू के 2 या 3 चैप्टर अच्छे हो गए ना, तो फिर सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. लेकिन अगर आप शुरू में ही टेक ऑफ ही गलत हो गया तो वही आपका मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट भी बन जाएगा. और नीट में तो फिजिक्स ज़्यादातर बच्चों का सबसे होता ना गंदा वाला सब्जेक्ट होता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है. तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि शुरू के 2 ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, फैक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. इसके बिना फिजिक्स समझ में नहीं आएगी. एंड देन वी स्टार्ट क्रैमिंग. क्रैमिंग के एग्जाम्पल्स हमारे यहीं पर एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है. वेदांश मिले हो आप उससे? नहीं मिले. तो वो मैथ्स रट लेता है, वो ही इज प्रोग्राम टू क्रैम एवरीथिंग. उसे पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी रट रखी है. लेकिन अगर आप उसे पूछ लोगे ना तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 क्या होता है, तो कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि मैथ्स उसने रट रखी. इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि उसको रटाई में आ गई. सो हमें चीजों को शुरू से समझ समझ के चलना है. और अगर हमारा इनिशियल टेक ऑफ अच्छा हो गया तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड द थर्ड पॉइंट इज, मैं एक अल्फाबेट बना रहा हूं हमें, कैन यू ट्राई टू गेस. है ना? अच्छा एक और फिगर बना रहा हूं, ट्राई टू गेस दिस फिगर. ठीक है, फिगर है, इट कुड बी अल्फाबेट, इट कुड बी फिगर. ओके, सो मैंने जो बनाया था वो डी बनाया था, बट एवरीबडी थॉट इन अ डिफरेंट वे. किसी ने स्क्वायर सोचा, किसी ने कुछ सोचा, बिकॉज देयर वाज नो हिंट. लेकिन अगर मैं बोलता, अगर मैं सी अल्फाबेट पहले से लिख देता और आपको बोलता कि बताओ क्या बनाया मैंने, तो आप में सब में लोग, काफी सारे लोग गेस कर लेते डी. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पर फ्रेंड किसको बनाते हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपकी कंपनी क्या है. बहुत बड़ा आउटकम डिसाइड करती है कंपनी. आप किन लोगों की कंपनी में रह रहे हैं, कौन से आपके दोस्त हैं. बिकॉज योर एवरेज, योर IQ is the average of 4 friends around you. It applies everywhere. आपके जो 4 दोस्त आपके पास आसपास रह रहे हैं ना, उनका जो एवरेज IQ होगा वही आपका IQ होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे. सो बी वेरी केयरफुली कि आप अपने कौन से दोस्त चूज कर रहे हैं. मस्ती करना अलग बात है, बट एट द सेम टाइम यू नीड पीपल जो खुद भी बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो खुद भी बहुत ड्रिवन हो. What sets IITs, ट्रिपल IITs, NITs, एम्स अपार्ट, कुछ ऐसा कोई बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाते वहाँ पर. इनफैक्ट IITs की जो क्लासरूम्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, सबसे बोरिंग प्रोफेसर होते हैं. सबसे बेकार कोई पढ़ाई होती है वो IITs में पढ़ाई होती है. लेकिन सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स बच्चे जो सबसे अच्छा करते हैं वो IITs के करते हैं. वाई? बिकॉज द पीयर ग्रुप इज वेरी कॉम्पिटिटिव. IIMs में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पढ़ाई कोई बहुत ऐसी कोई नहीं होती. हार्वर्ड में भी जा रहे हो तो क्या हो रहा है, सारे वीडियो लेक्चर पढ़े हार्वर्ड के, कोई भी करके कोई भी देख के उसका MBA कर सकता है. पर हार्वर्ड ही पढ़ने क्यों जा रहे हो आप, MIT पढ़ने क्यों जा रहे हो? बिकॉज यू नीड ए पीयर ग्रुप.
यू नीड ए कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप, और पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है आपके मोटिवेशन के लिए. सो आप जब दोस्त बनाए तो ये जरूर सोचना कि ये मेरे उस टारगेट में कितना हेल्पफुल हो सकता है. मस्ती मजाक सब कुछ ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला पर्सन भी उतना ही मोटिवेटेड होना चाहिए अपने गोल के लिए, तो तभी आपको भी मोटिवेट कर पाएगा, है ना. वो नहीं है तो एक मूवी कौन सी आई थी, 12th फेल, और एक वो 3 इडियट भी मूवी आई थी ना, इसमें बहुत अच्छा था कि जब आपका दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और जब आपका दोस्त टॉप करता है तो दुख ज्यादा होता है. तो वो दुख ज्यादा होना चाहिए, है ना, वो दुख ज्यादा होना चाहिए. वहां से बहुत मतलब वहां से बड़ा मोटिवेशन मिलता है. ओके, एंड यस, एक छोटी सी स्टोरी. सो ये जापानीज फिशिंग स्टोरी है, एंड दिस फिशिंग स्टोरी इज ऑल अबाउट कि जापान में बहुत सारे फिशरमैन होते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री होती है यहाँ पर. सो दे सर्वाइव, फिशेस पकड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं, दैट्स हाउ दे सर्वाइव. सो एक बार बहुत बड़ा क्राइसिस होता है वहाँ पर, फिशरमैन को बहुत बड़ा क्राइसिस होता है. क्राइसिस क्या हो जाता है कि शोर्स के आसपास है ना फिशेस मिलना बंद हो जाती है. सो whenever there is a problem there is a solution, है ना. जितने चैलेंजेस होंगे उतने सॉल्यूशंस आएंगे. सो व्हाट दे डू इज वो बड़ी बड़ी बोट्स बनाते हैं, बड़ी बोट्स बनाते हैं, और अंदर सी के अंदर जाते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, एंड दे ट्राई टू सेल इन द मार्केट. तो कुछ समय चलता है, लेकिन बाद में ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है. वाई? बिकॉज जब वो फिशेस को पकड़ने के लिए अंदर जा रहे थे, डीप सी में जा रहे थे, बाय द टाइम दे कम बैक वो फिशेस थोड़ी सी स्टेल हो जाती है, पुरानी हो जाती है, एंड जो वहाँ के कस्टमर्स थे उनको ये टेस्ट पसंद नहीं आया, सो दे रिजेक्ट. अगेन देयर वाज अ क्राइसिस, अगेन देन समबडी केम विद एन आइडिया. दिस टाइम व्हाट दे डिड इज बिगर बोट्स एंड दे इंस्टॉल्ड एक्वेरियम्स, बड़े बड़े एक्वेरियम्स बना दिए उन्होंने. went deep into the sea, caught the fishes, put those fishes into the aquarium, brought them into the market and sold off. मैं तक बहुत बढ़िया तरह से चला. It was a very brilliant idea. But again, what happened is कि जापानीज को कस्टमर को समझ में आ गया था यार ये they are not fresh fishes, they are frozen fishes. मतलब वो जिंदा तो थी, but they were as dead as they were, मतलब हो सकती थी. उनको मालूम था कि हम तो मर गए, पकड़ के एक्वेरियम में डाल दिया. सो फिशेस न्यू दैट दे आर गोइंग टू डाई, सो दे वर नो लाइफ, दे वर लाइव, दे वर अलाइव, बट दे हैड नो लाइफ. सो जापानीज आल्सो डिड नॉट लाइक द टेस्ट. अगेन वो आइडिया भी रिजेक्ट हो गया, एंड द क्राइसिस वाज लूमिंग लार्ज. अगेन देन समबडी केम विद द आइडिया, एंड दिस टाइम अगेन द बिगर बोट्स, बिगर एक्वेरियम्स, पुट द फिशेस इनटू द एक्वेरियम, बट दिस टाइम they did something extraordinary. What they did is they put the small crocodile in those aquarium. छोटा crocodile डाल दिया aquarium में. What this crocodile did, उन fishes को जो बिल्कुल मर गए, जो अपने आप को कि हम फंस गए अब तो हम कहीं जा नहीं सकते, उस छोटे से crocodile ने it made sure वो अपनी लाइफ बचाने के लिए दौड़ती रहे उस एक्वेरियम में. And by the time they came to the market, they were full of life because they were, वो दौड़ रही थी. हाँ, एक लॉस क्या हुआ, अगर एक टैंक में 100 फिशेस थी, एक्वेरियम ने वो क्रोकोडाइल 4-5 फिशेस खा ली, लेकिन जो 90-95 पहुंची ना, दे वर फुल ऑफ लाइफ. नाउ ट्राई टू रिलेट इट विद योर ओन लाइफ. एवरीबडी, आज की दुनिया में एवरीबडी नीड्स अ क्रोकोडाइल इन देयर लाइफ. एवरीबडी नीड्स अ क्रोकोडाइल. इमेजिन अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, कोई आपका पीस ऑफ कंफर्ट नहीं लूज खाएगा, तो हम सब लोग हम लिथार्जिक हैं, कोई काम करना पसंद नहीं. लेकिन देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज चेजिंग यू, हु इज ऑलवेज पोकिंग यू, हु इज ऑलवेज मेकिंग यू रन. वो आपको हमेशा जिंदा रखेगा इस रेस में. वरना आप अगर अकेले पड़े हैं, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, 1 महीने बाद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी मस्ती कर लेते हैं, 4 क्लास छूट गई, क्या फर्क पड़ रहा है, बाद में कर लेंगे. जेई और नीट में दोबारा कभी कुछ नहीं होता. एक चैप्टर आपका छूटा, वो सब्जेक्ट छूट जाता है आपका. तो ये चीजें बहुत कनेक्टेड है. अगर आपने एक चैप्टर छोड़ा तो आप उसका बैकलॉग करोगे, उसका बैकलॉग निपटाने में लगोगे, अगला चैप्टर बैकलॉग बन जाएगा. फिर अगले चैप्टर को करोगे, उसका अगला चैप्टर बैकलॉग बन जाएगा. तो हमें
उस कंडीशन पे आने ही नहीं देना है हमें आपको. यू नीड्स, एवरीबडी नीड्स. तो अगर somebody is eating a piece of mind, यहाँ पर क्रोकोडाइल कौन हो सकता है? मैं बहुत बड़ा क्रोकोडाइल हो सकता हूँ आपके लिए, है ना. मैं यहाँ पर टीचर्स, हमारा रोल यही है आपको दौड़ाए रखना, ठीक है. वी विल ईट योर पीस ऑफ कंफर्ट. हर आदमी का कंफर्ट जोन होगा. सर एक्सरसाइज 1 कर तो ली, क्या जरूरत आ गई एक्सरसाइज 2 करने की? नहीं करना है भाई. एक्सरसाइज 2 कर ली सर, एक्सरसाइज 3 करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो भी करना है भाई. रेस भी करनी है, बिगिनर बॉक्स भी करना है. अच्छा ये सब हो गया तो एसआरसी ग्रुप का मॉडल भी सॉल्व करना है. बिकॉज वी नो द रिजल्ट्स विल कम आउट सम टाइम. इट विल नॉट कम आउट इमीडिएटली, है ना. इट्स लाइक ए चाइनीज बैम्बू स्टोरी. व्हाट इज ए चाइनीज बैम्बू स्टोरी? हैव यू एवर हर्ड इट? चाइनीज बैम्बू स्टोरी, एक चाइनीज बैम्बू ट्री होता है. इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्री. जब ये बड़ा होता है ना 70 फीट ऊंचा चला जाता है. लेकिन जब इसको सीड डालते हैं ना इसका, तो शुरू के 5 साल में इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती. इट डजंट कम आउट ऑफ द अर्थ, बाहर ही नहीं आता. तो कई बार तो लोग खोद खोद के देख लेते हैं क्या हो गया इसको. कुछ नहीं होता. शुरू के 5 ईयर में जो इसकी ग्रोथ हो रही होती है ना, दैट इज ए इनविजिबल ग्रोथ. वो दिखती नहीं है नेकेड आइज से. वो ग्रोथ जमीन के अंदर हो रही है. दैट इज द टाइम इट इज बिल्डिंग द फाउंडेशन. और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में इट ग्रोज अप टू 70 फीट टॉल. तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ सिर्फ 6 मंथ्स में हुई. ग्रोथ तो 5.5 ईयर्स में हुई. फर्स्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ थी वो इनविजिबल ग्रोथ थी. दैट वाज द फाउंडेशन बिल्डिंग ग्रोथ. और नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक बार फाउंडेशन अच्छी तैयार होगी, देन आप यू ब्लॉसम. तो दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग कि आप की जो अभी ग्रोथ है वो दिखेगी नहीं कि यार मैं एक्सरसाइज 1 भी करके जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 भी करके जा रहा हूँ, रोज नोट्स भी रिवाइज करके जा रहा हूँ, सर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि शॉर्ट नोट्स भी बनाओ. अभी आप जब टेस्ट दे के आएंगे कि आपके टेस्ट पेपर की एनालिसिस की कॉपी भी बनेगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किया, उसका पूरा एनालिसिस भी कीजिए. आपको लगेगा कि कौन करता है यार, हमारी क्लास में कोई बच्चा नहीं कर रहा. ऑब्वियसली कोई नहीं कर रहा होगा, और जो कर रहे होंगे वही सेलेक्ट हो रहे होंगे. ये भी लिखवा लो आप. 5% बच्चा ही कर रहा होता है, 10% बच्चा ही कर रहा होता है. कितनी परसेंट सिलेक्शन है? आपने जेई का किसने ओरिएंटेशन अटेंड किया था आज? आप लोगों ने किया था ना. उन्होंने कोटा से, एलन के रिजल्ट से, सिर्फ कोटा सेंटर से 1011 बच्चे सेलेक्ट हुए थे जेई में. ये तो उन्होंने खुद ने क्लेम किया है, स्लाइड पे दिखाया था उन्होंने. कितने बच्चे? एक पेसिमिस्टिक एप्टीट्यूड भी लेता हूं मैं, 20,000 बच्चों ने तो एलन से सिलेक्शन दिया होगा, आईआईटी एग्जाम दिया होगा. 12th के बच्चे, रिपीटर के बच्चे, 20,000 बच्चों ने, 20,000 बच्चों में से 1,000 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है. व्हाट इज द सिलेक्शन रेशियो? 5%. 90% बच्चा तो टूरिस्ट ही है यहाँ पर. 90% बच्चा कोटा में आने वाला टूरिस्ट है. बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ऑडिटोरियम, अच्छा माहौल, जाओ घूम फिर के बस. ये सिलेक्शन वाला बच्चा सिर्फ 5% है. So you want to be in the top this 5% or you want to become a tourist? The choice is yours. There's a very tough line which I'm talking about it. ठीक है. It takes a lot of efforts on our side कि हम आपको टोस पे रखें, आपके मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से हम आपको दूर रखें. It takes a lot of efforts on our side. So कई बार आपको बुरा लग सकता है कि सर क्यों टोक रहे हैं, ठीक है ना. पर मैंने बोला ना, our job is to disturb you, है ना, मेंटली डिस्टर्ब यू. आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो हम आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू टेक यू आउट ऑफ. एंड द लास्ट थिंग, सो आई थिंक द क्रोकोडाइल पार्ट इज क्लियर. एंड द लास्ट थिंग इज, हमें मालूम है कि 12th में क्या क्या चैलेंज आएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना. 11 में लगता है हम सब कर लेंगे, नहीं होता. जब 12th आती है ना, तो वो 10 जैसी नहीं आती. 10th में हमारा जितना कोर्स था ना, अगस्त में स्कूल में खत्म हो जाता है या कोचिंग में खत्म हो जाता है. अक्टूबर में एक बार रिवीजन हो जाता है. नवंबर दिसंबर में अपन एक बार ना वो प्री बोर्ड्स दे लेते हैं, 2 3 बार प्री बोर्ड्स दे लेते हैं. ये 10 की ये औकात है. 12th में एक बार भी कोर्स नहीं होता, एक बार भी नहीं होता. 2 बार 3 बार तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी कोर्स नहीं होता. सो 12th में क्या है, जेई वाले बच्चे के साथ जनवरी में ही जेई मेन अटेम्प्ट आ गया, और जनवरी तक तो उसका, दिसंबर में तो उसका कोर्स खत्म ही हुआ था. उसके बाद ऐसा हो गया, केमिस्ट्री में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग में पड़ी हुई है ना. फिजिक्स में पूरी की पूरी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब बैकलॉग में पड़ा हुआ है. मैथ्स में पूरी कैलकुलस बैकलॉग में पड़ी है. जनवरी अटेम्प्ट कैसे देगा बच्चा? तो हमें डे 1 से अलर्ट होना पड़ेगा. वो आर्मी में एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर.
सुनिए आपने, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. दिस इज अ पीस टाइम फॉर यू गाइस. वॉर टाइम विल स्टार्ट जब आप बोर्ड में आएंगे, जब आप 12th में आएंगे और नवंबर दिसंबर में आएंगे, तब मालूम पड़ेगा प्रेशर क्या होता है. बच्चा जब कोटा आता है ना, तो जनवरी में उसका, जब वो अप्रैल में ज्वाइन करता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है उसके साथ. अप्रैल में आया, मोटिवेशन सेशन अटेंड किया और रूम के अंदर आके लिखता है टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1. इतना मोटिवेट हो जाता है हर बच्चा, बस मैं ही बनने वाला हूँ. वो ऑल इंडिया रैंक 1 के आगे फोटो खिंचवाते हैं. ठीक है, ये 11th की कंडीशन है. जुलाई तक आता था. ये अप्रैल की कहानी है. ये कहाँ की कहानी है? अप्रैल की. अब देखना जुलाई तक आता था क्या होता है. यार टॉप 10,000 में तो आ ही जाऊंगा मैं. टॉप 10,000 में तो साला मैं कुछ भी करके आ जाऊंगा. दिसंबर तक होते होते जेई मेन करवा लूं कि अपना बैच. एडवांस तो हो नहीं पाएगा, जेई मेन करवा लेता हूँ. और फिर नेक्स्ट ईयर 12th में वापस जुलाई नेक्स्ट ईयर. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द बोर्ड. अब मैं बोर्ड पे फोकस करूंगा. ये सच्चाई है 90% बच्चों की. जस्ट बिकॉज हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम एक्सरसाइज 1 नहीं कर रहे होते, हम O1 O2 नहीं कर रहे होते, हम रेस नहीं लगा रहे होते, और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी खत्म हो जाती है, धाराशायी हो जाती है. फिर बाद में सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, इतने मिक्स होके आते हैं. आपको कहीं भी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कमजोर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं होगा, आपसे 12th का चैप्टर भी नहीं हिलेगा. आपका एसएससी का कॉन्सेप्ट वीक है तो इधर भी मतलब चीजें इतनी कनेक्टेड है, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट वीक है ना तो बाकी सब जगह हिलेंगे आपके कॉन्सेप्ट. तो अभी से हमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा आप संडे के संडे खुद वॉलंटियर करके यहाँ पर टेस्ट भी दें क्राइम जैम में. जब आपका आइलैंड में टेस्ट नहीं हो, आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने टीचर, सर हमारा पेपर बनाइए. हम आपके पेपर बनाएंगे जितना सिलेबस आपका हो चुका हो. पर ये जो प्रैक्टिस है ना, ये कंफर्ट जोन से निकलने की जो आदत है, ये अभी से डालनी पड़ेगी. एंड लास्ट पॉइंट है डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस. अनफॉर्चुनेटली वो लोग सब करवाते हैं वहां पर, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि सर डेरिवेशन की क्या जरूरत है. जेई में भी और नीट में भी एवरी डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई भी क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट डेरिवेशंस के यूज होंगे. बिना डेरिवेशंस के काम नहीं चलेगा. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, आपने एक सर्कुलर रिंग ले ली, आपने उसके एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला या फोर्स निकाला. आप ठीक है, के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 याद कर लिया. अब जैसे ही मैं याद कर लिया तब तो ठीक है. अब मैंने कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, यहीं पर उस पार्टिकल का मैंने एसएचएम मोशन करा दिया. इस सेंटर पे तो अगर मैं रखूंगा तो उसमें फोर्स 0 होगा, लेकिन मैंने सेंटर से थोड़ा सा मूव करा दिया उसको, तो एसएचएम करना शुरू कर देगा. अब मैं पूछूंगा उसको एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो. तो अगर ये आपने ड्राइव नहीं किया ना तो चीजों में डिफिकल्टी आएगी, हर चीज में डिफिकल्टी आएगी. आप जैसे पहला चैप्टर आपका प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे आप, है ना, काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया आपने 2u sin थीटा बाई जी, है ना. एच पढ़ लिया आपने, हाइट निकालना पड़ लिया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g, है ना. पर ये डेरिवेशन से आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा, बिना डेरिवेशन के नहीं लगा पाओगे आप. सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा काम. टीचर हो सकता है खुश रखने के लिए बोल दे कि फॉर्मूले से काम चल जाएगा, वास्तव में काम चलता नहीं है फॉर्मूले से. जेई एडवांस में एक सवाल ऐसा आया था जिसमें से मुझे पूछा गया था, डिफाइन वोल्ट 1 वोल्ट. 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें जिसने एनसीईआरटी की डेफिनेशन सही तरह से पढ़ी हुई थी ना, वही बच्चा उस सवाल को कर पाया. सो एवरी माइनर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना. ठीक है. सो ये तो हुआ यहाँ के बारे में, जो हमें कोचिंग के बारे में करना है. थोड़ा बहुत क्रांजा के बारे में बता देता हूँ. आप लोग सब वैसे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो गया कि हमारा क्या होता है. सो यू नो, मोबाइल पॉलिसी है अपनी, है ना, लैपटॉप पॉलिसी है,
क्यों है ये? हमारे लिए कितना आसान होता है अगर आप सब लोगों को मोबाइल रूम पे दे रहे हैं, लैपटॉप रूम पे दे रहे हैं, सो इजी। जितने स्टाफ रूम आधे स्टाफ से काम चलाना पड़ जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, क्या बात है, कितना चिल माहौल है। सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। आपको कभी पढ़ना होगा उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर आप कुछ एडवेंचर करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत एडवेंचर तो ठीक है, हम भी इग्नोर मार देते हैं, पर जरूरत से ज़्यादा एडवेंचर करना चाहेंगे देन वी इंटरवीन, ठीक है। क्योंकि आइडिया ये है कि आप जिस पर्पज़ के लिए आए उस पर्पज़ में फोकस रहें, ठीक है। और खाना खाने के टाइमिंग को जरूर फॉलो करें, ठीक है ना, बिकॉज हम बड़े टिपिकल घर में रह रहे हैं, है ना। जैसे तुम्हारी मम्मी नाराज़ होती है, आप उससे ज़्यादा नाराज़ होने वाला मैडम है हमारे पास, सो है ना। तो टाइमिंग को लेके ना बड़ा मेरी खुद की भी हालत ख़राब रहती है। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, खाने खाने के टाइम पे आ जाओ, चले जाओ। हाँ, कोई चीज़ स्पेशल बोलना है, कुछ करना है ना, आप रिक्वेस्ट करके बोलोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेंसिटिविटी है, वो कल्चरल सेंसिटिविटी थोड़ा सा, जो ये एक दो लोग जो भुगते हुए हैं इनसे समझ लेना। और व्हाट एल्स, मोबाइल की टाइमिंग्स आपको मालूम है, वेडनेसडे फ्राइडे संडे आधा घंटा मिलता है। कोचिंग में कीपैड फ़ोन लेके जाइए, स्मार्टफोन लेके मत जाना, ठीक है। कीपैड फ़ोन इसलिए चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। संडे को मिलता ही है स्मार्टफोन, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और जब भी आप मांगेंगे तब भी कोई मना नहीं करता। किसी ने मना किया है कभी तक आपको, मुझे मम्मी से बात करनी, पापा से बात करनी, कोई मना नहीं करेगा, दे देंगे, ठीक है। और सुबह आधा घंटा 45 मिनट समय जरूर निकालें स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज़्यादा आप, कभी लगता नहीं हम आधा घंटा खेल लेंगे मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। इट्स लाइक शार्पनिंग द एक्स। एक वुड कटर है, रोज वुड काट रहा है, एक दिन 10 क्विंटल काटता है, अगले दिन 8 क्विंटल काटता है, तीसरे दिन 6 क्विंटल ही काट पा रहा है। तो उसका मास्टर पूछे क्या हो गया यार, इसमें मुझे भी मालूम नहीं क्या हो गया, मैं तो रोज उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतनी देर कुल्हाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन रोज वुड कम कट रही मेरी। तो ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स? आई डोंट हैव टाइम टू शार्पन माय एक्स, आई एम ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहा हूँ, मेरी तो वुड बहुत कम कट रही है, आप बोल रहे हो कि मैं और एक्स को शार्प करने में अपना टाइम बिताऊँ। सो प्लेइंग स्पोर्ट्स इज शार्पनिंग योर एक्स, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्लेइंग फिजिकल गेम्स, नॉट ऑन द मोबाइल्स, ठीक है ना। तो सर आपने स्पोर्ट्स बोला था, नहीं, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स है ना, फिजिकल स्पोर्ट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई क्वेश्चन हो, एनी डाउट, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, तो फील फ्री टू आस्क। ये सेशन तो इसलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपके पेरेंट्स को भी भेज सके, तो भाई इतनी सारी ज्ञान की चीज़ें बता दी गई है उनको। चलो ठीक है ना। सो हम तो बातचीत करते रहेंगे, बट दिस वाज वन ऑफ द वेरी फॉर्मल, यस। अच्छा, क्या क्या अलाउड नहीं है? व्हाट डू यू वांट टू नो? सांस लेना अलाउड है? नहीं, देखिए, इफ द पर्पज इज टू स्टडी, है ना, तो स्टडी वाला पर्पज तो हम अचीव करेंगे ना। उसके लिए तो हमें कोई भी डिवाइस भी चाहिए, तो डिवाइस भी मिलेगी, है ना। तो ओनली थिंग इज वी ट्राई टू स्टॉप द मिस यूज। तो कुछ बच्चों की जरा, अब तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, कुछ बच्चों की डांट ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, कुछ की कम पड़ती है, कुछ ज़्यादा फ्रीडम लेने की कोशिश करते हैं, कुछ कम लेने की कोशिश करते हैं ना। तो है ना, छोटे बच्चों को ज़्यादा डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनके सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि लगता है कि वो हम सब हैंडल कर लेंगे। पर कुछ जैसे बड़े बच्चे हैं, अब कोई जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई एएलपी हाई एचएलपी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उसमें हमें मालूम है कि वो ज़्यादा अच्छा है, अपने आप देख ले। कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम होगी तो हम भी हैंडल कर लेंगे, है ना। और कभी कोई टॉपिक छूट गया, आप वो किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, दैट्स नॉट इशू। देखो, हाँ, पर ये नहीं कि इधर 1 घंटे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी टैब में इंस्टाग्राम चल रहा है, तीसरी टैब में यूट्यूब चल रहा है, इधर व्हाट्सअप चल रहा है ना, इधर फुटबॉल का मैच चल रहा है। वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो सब नहीं होना चाहिए।
फिर वो है ना वायरस है, एक जना करेगा ना तो 4 जने और मोटिवेटेड होंगे उससे। आपको संडे का टाइम मिलता है ना, उस समय कोई 3 घंटे नॉन इंटरप्टेड है, 4 घंटे है ना, 6 to 10, दैट इज कम्प्लीटली अनइंटरप्टेड। हम उसमें बिल्कुल नहीं बोलते आपको कि आपको क्या, जो आपकी मर्जी हो करिए, पर हमें ये 6 दिन तो पढ़ाई के लिए चाहिए। ठीक है, आज आप म्यूजिक सुनिए, डांस वांस करिए, गेम वेम खेलिए, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, और पर्पज अगर हमारा समझ में आता है तो थोड़े से मेरे को कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और ये कंफर्ट जोन सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमें भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। आप कभी मेरे ऑफिस में जाके देखेंगे, मेरा ऑफिस खोल के देखेंगे ना, तो जैसे आप दरवाजा खोलते हैं ना, मेरे ऑफिस का जो पीसी है ना, उसकी स्क्रीन दिखती है। मैं चाहता तो अपनी टेबल चेयर जैसे चाहे जैसे रख सकता था, लेकिन मैंने भी जानबूझ के अपनी स्क्रीन को पब्लिक के देखने के लिए रखी हुई है, ताकि अगर मैं भी कभी कोई रील वील देखना शुरू कर दूँ ना, तो कोई बच्चा मुझे पीछे से देखे तो मुझे भी शर्म आए और मैं भी नहीं करूँ। होता है कई बार, मैं खुद भी 15 मिनट आधा घंटा ये सब चीज़ों में उलझ जाता हूँ, पर जैसे कोई बच्चा आसपास में मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा ना, यार बच्चा देख रहा है यार, कैसे सोचेंगे मेरे बारे में, तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। पर मेरे को तो कोई डांटने वाला नहीं है, तो मुझे अपने ही चेक बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे ना। सो एवरीबडी हैज, मतलब मैं कह रहा हूँ एवरीबडी नीड्स अ क्रोकोडाइल। आपके लिए मैं हूं तो मेरे लिए कुछ मामले में आप भी हो, मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सो उन सबका फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में, हम जो हैबिट्स बनाएंगे उसका। और अभी जेई वाले बच्चों जो 11th में है, आपको 1 महीने बाद हीट फील होना शुरू हो जाएगी। ऐसी हीट फील होगी आपको होमवर्क की, मतलब त्राही माम जिसको बोलते हैं ना, त्राही माम करोगे आप। मतलब वी हैव, अभी हम इमेजिन ही नहीं कर पाए कि क्या चीज आने वाली है हमारे सिर पे, किस लेवल का होमवर्क आने वाला है, किस लेवल का काम आने वाला है। 97.6%, 94%, 95% मार्क्स, दिस इज द लास्ट टाइम यू सीन दिस मार्क्स। आप कभी नहीं देखेंगे आप ऐसे मार्क्स। अब इसके आधे मार्क्स भी देख लेना, बहुत बड़ी बात मानना अपने। पहला जेई का टेस्ट होगा, 60% में तो टॉपर आ जाएगा आपका। ठीक है, और पहले तो फिर भी जेई का टेस्ट आसान देते हैं, बाद में तो फिर देखना वो यार कैसे भी करके 33% मार्क्स आ जाए, बस बहुत है। 40% मार्क्स में तो, जेई मेन में 40% मार्क्स में तो टॉप 10,000 में ऑल इंडिया रैंक में आ जाते हो आप। 35% जेई एडवांस मतलब आईआईटी में सिलेक्शन। तो देख रहा हूँ ये परसेंटेज है ना, ये लास्ट टाइम है बस हमारी। अब हम परसेंटाइल पे बात करेंगे। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, मतलब जेई में बच्चा अगर 50% के ऊपर मेंटेन कर ले, दैट्स अ बिग डील। 50% जेई एडवांस में आप पूरा 11th, हर्षवर्धन 50% से ऊपर मेंटेन करना मुश्किल है, हार्ड है ना। तो 50% से ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, पहले टेस्ट में तो हो जाते हैं सबके। पहले टेस्ट में अपने वेक्टर पढ़ लिया एडवांस में, सेट थ्योरी एडवांस में पढ़ लिया, आराम से आएंगे। जब चीजें मिक्स होकर आनी शुरू होगी ना, करंट भी आएगा, पीछे वाला भी आएगा, पीछे वाला हमारा पिटा हुआ है, भूल गए हम, इसलिए हमें रेसेस भी करनी है। मान लीजिए आपका चल रहा है इधर एनएलएम, तो कोशिश करनी की फिजिक्स की काइनेमेटिक्स की रेस भी कर लें। पुराने चैप्टर टच में रहने चाहिए, पुराने चैप्टर टच में नहीं रहते तो एकदम से भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। ठीक है, तो हम करेंगे, आप समय समय में आपको गाइड करते रहेंगे, है ना। चलो, आपका मोबाइल टाइम भी है, सो विल वाइंड अप, थैंक यू।